पाक सरजमीन के साथ मोहम्मद बिलाल आज आप लोगों के सामने दोबारा से हाजिर खिदमत हूँ। आज हम बात करेंगे आलमी सयाहत पर और आज का प्रोग्राम गुज़श्ता प्रोग्राम्स के हवाले से एक ख़ास प्रोग्राम है। दो तरह से ये ख़ास प्रोग्राम है कि आज हम इसमें आलमी सयाहत पर इस तरह से बात करेंगे कि जो लोग बैरून मुमालिक से यहाँ पर आते हैं उनके हवाले से भी बात करेंगे और स्पेशली जो पाकिस्तानियों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो यहाँ से लोग अमेरिका और यूरोप वगैरह में टूरिस्ट वीज़ा पे जाना चाहते हैं, उनके हवाले से और उनके मसाइल के हवाले से और उनको गाइड करने के हवाले से बात करेंगे कि किस तरह से वो आसानी के साथ वीज़ा जो है वो ले सकते हैं और किस तरह से कौन-कौन से मसाइल का सामना करना पड़ता है और किस तरह से वो उन मसाइल को ओवरकम कर सकते हैं। और इसके लिए आज हमारे साथ जनाब आसिफ सईद साहब मौजूद हैं, जो अभी मौजूदा टाइम में अमेरिका में मौजूद हैं और तकरीबन 25 से ज़ायद ममालिक को वो विज़िट कर चुके हैं टूरिस्ट वीज़ा पे। इसके अलावा वो एक मुमताज़ बिज़नेसमैन हैं, कसूर में उनकी फैब्रिक्स की डिफरेंट शॉप्स हैं और हाल ही में वो तकरीबन 1 महीना कबल वो अमेरिका टूरिस्ट वीज़ा पे गए हैं और अभी तकरीबन 1 मज़ीद महीने तक वहाँ पर मौजूद हैं। और एक दूसरी तरह से जो हमारा आज का प्रोग्राम स्पेशली ख़ास है, वो ये है कि आज हमारे साथ मेरे साथ स्पेशली प्रोग्राम को को-होस्ट करेंगे जनाब मुदस्सिर इकबाल साहब। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम आसिफ सईद साहब, सर कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। बिलाल साहब आप कैसे हैं? खैरियत है जी वहाँ पर पाकिस्तान में? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बिल्कुल बेहतरीन। पाकिस्तान में तो मौजे हैं। जी सर मुदस्सिर इकबाल साहब, बीइंग सीनियर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सर से क्वेश्चनिंग के हवाले से आप स्टार्ट लें। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। आसिफ बहुत-बहुत शुक्रिया आपका टाइम निकालने का। इस वक़्त यकीनी तौर पे आपकी तरफ सुबह का 9 बज रहा होगा, 9-10 बज रहा है? जी ऑलमोस्ट 9:15 9:20 आई बिलीव। जी। वैसे तो आम तौर पे जब भी सियाहत का मामला होता है तो लोग पूछते हैं आपने वीज़ा कैसे लिया और आप वहाँ क्या कर रहे हैं? लेकिन इस वक़्त ये एक स्पेशल वक़्त है जिसमें सारी दुनिया जो है वो कोरोना और कोविड से लड़ रही है। तो हम शुरू यहाँ से करते हैं कि आपका इस पूरे पीरियड में किस तरह से वक़्त गुज़र रहा है? आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? यार मुदस्सिर भाई, मीडिया पे चीज़ें मुख्तलिफ दिखाई जाती हैं, ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ मुख्तलिफ होती हैं। तो आई एम मूविंग अराउंड हियर इन यूएस सिंस लास्ट 27 डेज़। तो मैंने देखा है कि लोग एवरीबॉडी इज़ वेयरिंग अ मास्क। नॉट 99%, इट इज़ 100%, 100%। इवन अ किड, वुमेन, यंग गाइज, ओल्ड गाइज, हर किसी ने मास्क पहना हुआ है। और उसके अलावा मॉल्स खुले हैं, एवरीथिंग इज ओपन हेयर। यानी यहाँ पर कुछ लॉकडाउन नहीं है, जिंदगी मामूल के मुताबिक है। तो मीडिया चीज़ों को और तरीके से पोर्ट्रे कर रहा है, बट ग्राउंड रियलिटीज मुख्तलिफ हैं। अच्छा, वेरी गुड। तो बिलाल साहब प्लीज़। जी सर, वो मेरा चूँकि शुबा भी टूरिज़्म के हवाले से है, पहले भी प्रोग्राम टूरिज़्म के हवाले से करते रहते हैं। तो सर सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वीज़ा के हवाले से, स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए वीज़े में और स्पेशली आप जिस मुल्क में अभी हैं, वहाँ पर तो हमारा जब वज़ीर-ए-आज़म भी जाता है तो उसकी पैंट उतरवा के चेकिंग होती है। इतने सख्त किस्म के मुल्क में तो आपने चले पहले आप 25 के करीब ममालिक यहाँ वो विज़िट कर चुके हैं। सबसे पहले अपने पहले वीज़ा के बारे में बताइएगा कि जब आपने वो वीज़ा लगवाया, तो उसमें आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और किस तरह से आपने उन मुश्किलात को डील किया? यार बिलाल भाई, मेरा वीज़ा लेने का प्रोस्पेक्टिव जो जिस नज़र से मैं देखता हूँ वो बिल्कुल डिफरेंट है। मैं बहुत जी, से जी। लोगों और दोस्तों को बताता रहता हूँ कि वीज़ा लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। इवन पाकिस्तानी क्या अफगानी किसी ने भी वीज़ा लेना होगा तो शायद वो भी मुश्किल नहीं। जी, जो जी। मॉडर्न वर्ल्ड्स हैं, लाइक अमेरिका, कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जो डेवलप कंट्रीज हैं, उनके प्रोसीजर्स हैं। दे डू ठीक नॉट है। केयर अबाउट नेशनैलिटीज। वो उनके एक एसओपीस बने हुए हैं। देयर इज एवरीथिंग ऑन द वेबसाइट, गो रीड, जस्ट अप्लाई। और अगर जी। आप उनके क्राइटेरिया को मैच करते हैं, यू विल गेट द वीजा। वहां पर कोई बंदा इन पर्सन शायद नहीं बैठा हुआ जो देखता है आसिफ सईद को देना है, मुदस्सिर को नहीं देना है, या मुदस्सिर को इस जगह का वीजा देना है। तो कोई इन पर्सन वहां पर चीजें नहीं है। तो ये एक ठीक हो मिथ है कि वीजा लेना बहुत मुश्किल है। मैं आपको बताता हूँ, कुछ साल पहले, 5 6 8 साल पहले, ऐसे ही अपने ऑफिस पे बैठा हुआ हूँ और फेसबुक के ऊपर देखा कि स्पेन में एक इवेंट हो रहा है। विंट समर इवेंट था। आई डिड नॉट मेमोराइज एग्जैक्टली वो किस तरह का इवेंट था। अच्छा यार, स्पेन ना चलिए। खुद से सोचा,
तो एक कुलीग था, मैंने उसे कहा यार यूरोप चलते हैं। नहीं नहीं कैसे जाएंगे, क्या होगा? मैंने कहा यार देखते हैं क्या होगा। अगले 3 घंटे के अंदर 12 बजे वो हमने वो फीड देखी, सोशल फीड थी। 3 बजे तक, 3 घंटे के अंदर अंदर हमें सब पता चल चुका था कि यूरोप का वीजा लेने का प्रोसीजर क्या है। ओवर द इंटरनेट, इन गूगल, इन यूट्यूब, थाउजेंड्स ऑफ वीडियोज एंड कंटेंट अवेलेबल है। तो मालूम पड़ा यार इट इज नथिंग। शेंगेन वीजा की एक वेबसाइट है, गो देयर, जस्ट फिल अप द फॉर्म। बेसिक फॉर्म है, आपका नाम क्या है, माँ का नाम क्या है, बाप का नाम क्या है, करते क्या, बेसिक बेसिक फील्ड्स आर देयर। आप वो फिलअप करोगे और वो आपसे पूछेंगे कि आप काम किधर करते हो। सेट आई एम डूइंग द जॉब ओवर हेयर। फाइन, आपको एक एम्प्लॉयमेंट लेटर चाहिए। और उसके बाद एक बहुत गलत लोगों के पास कॉन्सेप्ट है कि आप लोगों के पास आपके बैंक अकाउंट में बहुत ज्यादा पैसा होना जरूरी है, फिर आपको वीजा मिलेगा। वो देखेंगे इस बंदे के पास कितना पैसा है। ये बिल्कुल एब्सोल्युटली ये गलत बात है। जो इतनी डेवलप कंट्रीज हैं, जो टेक्नोलॉजी एज हैं, वो इतने बेवकूफ हैं कि उन्हें ये नहीं पता कि अगर मैंने फेक तरीके से वीजा लेना है या कुछ करना है तो मैं किसी को रिक्वेस्ट करूंगा यार 20 लाख मेरे अकाउंट में डाल दो, मैं स्टेटमेंट ले लूं और फिर उसके बाद मैं वीजा ले लूंगा, तू पैसे वापस ले लें। यार क्या स्टूपिड बात है ये। तो कुछ नहीं है। हमने वेबसाइट पे पढ़ा, उन्होंने कहा कि जी आपका कितने दिन का प्लान है। हमने कहा जी 15 दिन के लिए ऑलमोस्ट जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि पर डे $100 के हिसाब से आप देखिए आपके पास इतने पैसे हैं अपने उस टूर को मैनेज करने के लिए। तो हमें लगा कि 15,000 रियाल, कितना 3-4 लाख रुपया, 5 लाख रुपया जो है वो आपके अकाउंट में होना चाहिए। तो मेरे अकाउंट में वो पैसे थे इतने, तो मैंने जाके अकाउंट स्टेटमेंट ली। 3 दोस्तों ने हमने अप्लाई करना था, तो जो तीसरा दोस्त था उसके अकाउंट में पैसे नहीं थे। मैंने अपने अकाउंट से निकाले, उसके अकाउंट में डिपॉजिट किए। अगले 5 मिनट के बाद अकाउंट स्टेटमेंट प्रिंट की और तीनों ने हमने खुद उसी ऑफिस में बैठ के वो सारा एक दिन में फॉर्म फिलअप किए और इत्माद सेंटर में गए, जाके फिंगरप्रिंट दिए, तस्वीरें दी और सबमिट कर दी। यानी 1 डे, इट वाज अ 1 डे जॉब। अच्छा, हम इतने श्योर नहीं थे वीजा मिलेगा नहीं मिलेगा, तो हमने कहा ठीक है यार, क्या $50 फीस है, 7-8 हजार रुपया फीस है, वो क्या मसला है। 5th डे हमें वो पासपोर्ट वापस मिल गए और तीनों का वीजा लगा हुआ है। ठीक हो गया। तो आप मतलब जिस तरह से आप बता रहे हैं ये तो मुझे बहुत आसान लग रहा है। और जिस जगह पे यार मैं लग नहीं रहा भाई, लग नहीं रहा है आसान। हम लोगों के पास, हम लोग जो हैं वो खुद से ही सेल्फ क्वेश्चनिंग करते हैं, और नहीं ये नहीं मिलना भाई। फिर आपकी सेल्फ क्वेश्चनिंग का सेल्फ जवाब है ना, फिर आप कहेंगे नहीं मिलना तो नहीं मिलना, आपने कोशिश ही नहीं की है। अच्छा, दूसरी मैं आपको इसमें एक मजे की बात बताता हूँ। सम टाइम आपका वीजा रिफ्यूज हो जाता है। रिफ्यूजल की ये वजह नहीं है कि आपके पास ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है, आपके पास पैसे कम है। सम टाइम कुछ मुल्कों का मंथली एक टूरिज्म का कोटा है। मैं रफ एग्जांपल शेयर करता हूँ कि जर्मनी ने कहा है कि 1 महीने में हम 5 लाख लोगों को वीजा इशू करेंगे। अच्छा, उस महीने 26-27 तारीख तक वो कोटा पूरा हो गया। अब वो नहीं इशू करे, उसके बाद कुछ एप्लीकेशन आती हैं, वो उन्हें रिफ्यूजल में डाल देते हैं, या उस वक्त वो अप्रूव नहीं करना चाह रहे हैं। तो एक बंदा अप्रूव करता है, वो रिफ्यूज हो जाता है, ही मस्ट अप्लाई फॉर अनदर टाइम। मैं एक ऐसे बंदे को जानता हूं जिसने यूएस का वीजा 3 दफा अप्लाई किया, वो रिफ्यूज हो गया। नहीं, उसने हिम्मत हारी, 2 महीने बाद उसने फिर चौथी दफा अप्लाई किया, ही गॉट इट। सेम डॉक्यूमेंट, सेम एवरीथिंग, सेम पर्सन। तो ये कुछ गलत मिस्ट्रीज हैं वीजा लेना। मेरे पास है यूएस का वीजा है, मेरे पास कनाडा का वीजा है, मेरे पास यूरोप का वीजा है, मेरे पास ऑस्ट्रेलियन वीजा है। अब आई हैव लॉट ऑफ वीजा। किसी एक वीजा के लिए मैं किसी एजेंट के पास नहीं गया हूँ। ऑल द डॉक्यूमेंट्स आई जस्ट रीड ओवर द गूगल, आई जस्ट फिल अप द फॉर्म, अप्लाई, एंड नॉर्मली 99% आई गॉट द वीजा। ठीक हो गया। लेकिन मैं बेसिकली गुजरात से हूँ, तो आपने गुजरात और मंडी यार बहाउद्दीन के यकीन बारे करें, मैंने आपको मतलब यकीन दिलाता हूँ, अमरीकियों को गुजरातियों से कोई प्रॉब्लम नहीं।
नहीं, बेसिकली होता ये है, मतलब मैं अभी जिस ऑफिस में बैठा हूँ ये एक ट्रैवल एजेंसी है। यहाँ पर हम टिकट्स इशू करते हैं, विजिट वीजा जो हैं दुबई वगैरह के या उमरा वीजा जो है वो इशूज करते हैं, मतलब लगवा के देते हैं लोगों को। तो बिलोमुम होता ये है, यहाँ पर ये मंडी फावदिन और गुजरात के लोग जो हैं ये इलीगल जाने के हवाले से यानी बहुत ज्यादा एफर्ट्स करते हैं। और आप यकीन करें 20-20 लाख रुपया लोग देकर यार ये यूरोप। बिलाल भाई, बात पता क्या है, लोगों की इंटेंशंस के हिसाब से भी बहुत सारी चीजें होती हैं। एक बंदे के जहन में ये है ना, मैंने निकल जाना है, मैंने नहीं आना, तो जो उनके एवेल्युएशन सिस्टम है वो स्मार्ट है, हमारी सोच से ज्यादा स्मार्ट है। ठीक है, वो फिर रिफ्यूजल देते हैं और ठीक कहीं हो ना कहीं बंदा कोई ना कोई ऐसा लूप होल जरूर छोड़ देता है कि वो उसे पकड़ लेते हैं। जब चोर जितना भी स्मार्ट हो वो कहता है मैं नहीं फड़या जाना, बट उसे एजेंसियां या वो जो हमारे लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे हैं वो पकड़ लेते हैं, यानी जितना भी वो स्मार्ट हो। अब मैं तो जेन्युइन टूरिज्म की बात करता हूँ। इफ यू आर अ जेन्युइन टूरिस्ट आपको वीजा मिल जाएगा। इफ यू हैव प्लान बैक इन द माइंड, मैं तो तुर्की चले जाना है, देन मैं शिप में बैठूंगा, मैं इधर चला जाऊंगा, फिर ये हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा, और फिर उनकी उनकी लाइफ स्टाइल भी उसी तरीके से होता है ना, तो वो रिफ्यूजल भी उनको आती है और वो मुल्क का नाम भी खराब करते हैं और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो पैदा हो जाती हैं। जेन्युइन टूरिज्म के लिए जेन्युइन तरीके से वीजा लेना इट्स नॉट इशू एट ऑल। आपके पास कितने लाख रुपए आपके अकाउंट में, आप कहां पर जॉब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक हो गया। अच्छा, इसके हवाले से एक और चूंकि वो मैंने जिक्र किया कि ट्रैवल एजेंसी है, तो एक स्पेशल इशू जो फेस करना पड़ता है स्पेशली हम लोगों को, या जो लोग यूरोप वगैरह में या अमेरिका कनाडा में जाते हैं। तो मैंने ये सुनने की हद तक है, प्रैक्टिकल तो नहीं है इसका मुझे, कि जिस बंदे के पास जेन्युइन वीजा हो उसको भी एयरपोर्ट पर एक तो सब किस्म की मॉनिटरिंग में से गुजारा जाता है और समटाइम्स पैसे पे करके उसे जो है वो देते हैं, एंट्री देते हैं प्लेन में। इस नहीं तरह की कोई यार, बात है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है। कोविड का जमाना है, आपको पता है, मुझे लोगों ने आने से पहले कहा था तेनू तो एंटर ही नहीं होने देना। एयरपोर्ट के ठीक है, ऊपर घंटों बैठाएंगे, बड़ा सख्त किस्म का वो जो इमिग्रेशन है वो तुमसे कुछ करेगा। और आप देखें मैं लैंड भी कहाँ हुआ हूँ, वाशिंगटन, अ कैपिटल ठीक हो सिटी। गया। जी जी। ओके, तो लोग कहते हैं कि वाशिंगटन में आपकी स्क्रूटनी है जो बड़ी टाइट होती है, तो मेंटली मैं प्रिपेयर था। मैंने कहा अच्छा यार क्या कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, कहेंगे नहीं एंट्री देते, नहीं देते ना से भाई मैं वापस जा रहा हूँ, भाई मेरी मेरी मुझे क्या तकलीफ है वहां पर। तो मैंने जब ट्रेवल करना था, मैंने ट्रेवल किया है लास्ट मंथ 29th, 28 या 29 को ट्रेवल किया है। तो जी जी। लाहौर से कोई फ्लाइट डायरेक्ट यूएस के लिए नहीं जाती है, तो आपको दरमियान में कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी पड़ती है। तो देयर वाज 3 ऑप्शंस, या आप लाहौर से दुबई जाएं और एमिरेट्स पे जी आप जी। आगे जाएं वाशिंगटन, या फिर आप कतर जाएं, इत्तेहाद से आप जो है 6 घंटे का या 8 घंटे का आपको स्टे देंगे, या फिर आप वहां से आगे जाएं। और तीसरी ऑप्शन थी कि इस्तांबुल, आप टर्की और टर्की से आगे जाएं। ठीक हो गया। तो मुझे लगा कि मुझे टर्की से जाना चाहिए। तो जब मैंने फ्लाइट्स बुक कर रहा था, और लकीली ये होता है कि मैं कभी भी किसी एजेंट से फ्लाइट्स नहीं लेता हूँ, आई जस्ट वेंट टू द वेब और मैं वेबसाइट वहां है, पर ठीक सर्च है। करता हूँ। तो मुझे 8 घंटे का स्टे दे रहे थे, मुझे सुबह 9 बजे वहां पहुंचना था और दोबारा मेरी कोई 4 बजे की जो है दोबारा फ्लाइट थी वाशिंगटन के लिए। तो मुझे लगा यार ये बहुत लंबा स्टे है। तो फिर मैंने थोड़ी सी रिसर्च की, तो मुझे ये पता चला कि जिनके पास यूएस का वैलिड वीजा होता है उन्हें तुर्की में वीजा फ्री एंट्री मिलती है। जस्ट आप ठीक हो गया। इंटरनेट से एक जो है एक ई वीजा प्रिंट कर सकते हैं अपने लैपटॉप से ही बैठे बैठे। इट्स जस्ट $50। तो मैंने ठीक कहा है। यार ये बड़ा अच्छा है। मैंने जो वहां पर 6 घंटे में नेक्स्ट फ्लाइट लेनी है, तो मैं वहां पर 2 दिन स्टे ले लेता हूँ और मैं वहां पर घूम के और फिर आगे चला जाता हूँ। तो मैंने ऐसे ही किया। तो इस्तांबुल घूमा 2 दिन। वहां पर एक दोस्त मिल गया, गाड़ी वाड़ी थी उसके पास, और उसने मुझे बड़ा जबरदस्त जो है वो मूव अराउंड किया उधर टर्की में। तो इस्तांबुल घूमता रहा और उसके बाद फिर मैं वहां से इस्तांबुल से आया हूँ टू वाशिंगटन। तो अ, अब मैं जब वाशिंगटन एयरपोर्ट पे लैंड हुआ हूँ, तो
उस प्लेन में इतने रंग के लोग थे, अफ्रीकन, अथोपियन, सोमालियन, जर्मन, a lot of nationalities were there. तो 15 मिनट के अंदर अंदर मैं इमिग्रेशन से बाहर आ गया था. He just asked me why you came here. मैंने कहा भाई I am just here to tourism. कहता it is not good time for tourism. मैंने कहा I know I have few friends. I will just stay with friends and just have a safely move around. तो उसने कहा okay how long you will stay. तो एक्चुअली वो मेरे से ये क्वेश्चन नहीं कर रहा है, वो मेरे उस टाइम में शायद वो पासपोर्ट को स्कैन कर रहा है तो उसे 30-40 सेकंड या 1.5 मिनट चाहिए, तो वो बेटर ये है कि वो चुप करके बैठा रहे, उस उतनी देर वो मेरे से इंटरेक्ट करता है. तो वो उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है मेरे से बात करने में, जस्ट यू नो गुड जेस्चर, वो मेरे से हाय हेलो कर रहा है. तो विद इन 2-3-4 मिनट्स उसने मुझे कहा ओके थैंक यू वेरी मच यू कैन गो. अगर उनको कुछ ऐसी फीलिंग्स आती हैं, वो वट एवर इन यूएस, वट एवर इन दुबई, वट एवर इन रियाद एयरपोर्ट, वेयर एवर, इफ दे आर नॉट सेटिस्फाइड और उनके पास कुछ सस्पेक्शंस हैं, तो वो आपको पूछेंगे, ऑफ कोर्स पूछेंगे. एंड इफ यू आर क्लीन, यू हैव नथिंग टू डू, और आपके पास बिल्कुल जेन्युइन चीजें हैं और आपके लगेज में ऐसा कुछ नहीं है जो आप जिसका जवाब नहीं दे सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता, मेरे साथ तो नहीं हुआ. और पिछले साल मेरे एक दोस्त ने ट्रेवल किया था, हसन ने, मुदस्सर नोज वेरी वेल, एंड ही हैड अ सेम स्टोरी. उससे भी 5 मिनट में उन्होंने क्लियर कर दिया. 5 मिनट भी ज्यादा है कहना है, मतलब 30-40 सेकंड में उन्होंने उसको क्लियर कर दिया. तो मेरे पास तो ऐसी कोई रियल एग्जांपल नहीं है. हाँ, एक्चुअली ऐसे ही है आसिफ और बिलाल. आमतौर पे जो एक डिफरेंस है पाकिस्तान में अगर आप एंट्री दे रहे हैं या आप यूरोपियन ममालिक या अमेरिका या मलेशिया में कहीं एंट्री दे रहे हैं, तो वो सबसे पहले आप पे ट्रस्ट करते हैं. उनका ये है कि आप वहाँ पे 2 नंबरी करने नहीं आए. तो वो आपसे जो सवाल पूछ रहे होते हैं वो मुझे आज भी याद है कि हम 2014 में जब यूके गए थे, तो उनका एक वो सिर्फ आपसे इंटरेक्शन कर रहे होते हैं और उनका हाथ नहीं रुकता. उनको एक चूंकि 4 पासपोर्ट या 3 पासपोर्ट गुजारने हैं, तो आपसे पूछ रहे हैं आप पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे या कुछ और इस तरह के एयरपोर्ट पे मजाक कर लें. तो मैंने तो उनसे मजाक भी कर लिया. उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कैसे कहेंगे कि आपके बच्चे हैं. मैंने कहा आप डीएनए करा लें, इस वक्त तो मेरे पास और कोई तरीका नहीं है. तो वहां पर यह है कि अगर आप जेन्युइन उसके लिए आ रहे हैं तो ऐसा नहीं है. वह आसिफ, आपने अभी जो यूएस का वीजा है इस साल पाकिस्तान से अप्लाई किया? नहीं यार, ये 2016 से मेरे पास है. अच्छा, ये आपका 2016. तो अब आप ये बताइए कि आपने अपने पहुंचने की कारगुजारी तो सुना दी, तो आप वहां पे कहाँ घूमे, और विद इन सिटी में तो चले शायद मूवमेंट इतना बड़ा मसला ना, और ये स्टेट टू स्टेट मूवमेंट है. मैं आपको कुछ फॉलो कर रहा हूँ, तो ऑलमोस्ट ईस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट और सदर्न में भी आप पहुंचे हुए हैं. तो ये आप इतनी सारी जो मूवमेंट्स हैं ये आप कैसे कर रहे हैं? अच्छा यार, पहले मैंने अभी आपको बताया कि आई हैड अ फ्रेंड देयर. जब आपके दोस्त होते हैं तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं. तो मेरा एक दोस्त है वहाँ पर, उमैर, ही इज़ अ वेरी गुड गाय. तो मैं जब वहाँ पर लैंड हुआ हूँ तो व्हाट्सएप चल रहा होता है, तो मैंने टर्की से ही अपनी फ़्लाइट लेने से पहले ही उसे बताया था कि ये मेरा एस्टिमेटेड अराइवल टाइम है. तो उसने कहा ओके आई विल बी देयर. तो इमिग्रेशन वाले ने मेरे से पूछा कि भाई आपका जो दोस्त है काइंडली मेंशन हिज नेम एंड नंबर. तो मैंने उसे कहा था कि अगर मैं दूँ, उसने कहा एब्सोल्युटली फाइन, आप दे सकते हो. तो मैंने उसे बताया था कि ये मेरा दोस्त है और ये उसका कॉन्टेक्ट नंबर है. तो ही जस्ट राइट इन अ फॉर्म. तो मैं जैसे ही बाहर आया हूँ, तो इट वाज अ कोल्ड वेदर, तो उसने हम पिकअप किया, तो वी वेंट टू हिज अपार्टमेंट. फिर मैं कुछ दिन वहाँ पर रहा हूँ वाशिंगटन में, और बहुत अच्छा सिटी है. टूरिज्म के लिए बहुत अच्छी जगह है. आई पोस्ट अ लॉट ऑफ फोटोज ऑन माय फेसबुक पेज. यानी मैंने वो मजाक में लिखा था मोन्यूमेंट्स ऑफ अमेरिका, यानी जिस तरह हमारा मीनारे पाकिस्तान है, तो इस टाइप की वहां पर जो है चीजें हैं. ये मेरा कैमरा आई बिलीव गड़बड़ कर रहा है. फाइल में आसिफ की कुछ फोटोज जो है ना वो आपको दिखाता हूँ.
ये आसिफ नहीं लग रही, ये इनके बचपन की कुछ वो हैं तस्वीरें जब ये बहुत जवान हुआ करते थे। यार बिल्कुल सही बात है, क्या जमाना था वो, अभी 15 दिन पहले मैं जवान था। हाँ ये कहाँ से, ये तुम कैमरा किसको पकड़ाया है आपने? यार ये एक अच्छी एक गोरी बैठी थी मेरे साथ, तो आई जस्ट रिक्वेस्ट हर, उसने कहा लव टू टेक अ फोटोज, मैंने कहा भी थैंक यू वेरी मच। हाँ, आपकी सारी फोटोज में ऐसा लग रहा है कि आपने आई मीन सेल्फी लेने के बजाय लोगों से जो है वो हेल्प लिया, और लोगों ने काफी आपकी मदद की है, क्योंकि बैकग्राउंड वगैरह भी काफी अच्छे हैं। यार नहीं, एक्चुअली ये फोटो मैंने ली है, मैं पाकिस्तान से ट्राईपोड लेके गया हुआ था, एक नया जो इसे क्या कहते हैं, गिम्बल स्टैंड। अच्छा। तो मैंने कुछ वीडियोस भी बनाई हैं उस गिम्बल से। तो वो गिम्बल स्टैंड था, ये मैंने साथ वाली चेयर पे गिम्बल स्टैंड रखा हुआ था, तो ये फोटो तो वहां से है। लेकिन ये है कि कुछ फोटोज ऐसी हैं, बट मैं अगला पॉइंट ये ऐड करना चाहता हूँ कि हम लोग पाकिस्तानी थोड़े से इंटरेक्ट करने में शाई होते हैं, लोगों को रिक्वेस्ट नहीं करते हैं या उन्हें कुछ कहना जी हो। तो इट इज मतलब वेरी फ्रूटफुल कि अगर आप अपने इर्द गिर्द लोगों को ये कहो कि यार कुड यू टेक अ फोटो प्लीज, और वो बिल्कुल आपको हेल्प करते हैं, हैप्पीली करते हैं। एंड लोग भी चाह रहे होते हैं कि वो कोई कपल है तो आप उनकी एक पिक्चर ले लें, और आप उन्हें रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैं तो आमतौर पर लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ। हाँ, ये है एक जनरल ये, चीज तो आपसे बेसिक है ऑब्वियसली। जितना मेरा हमने भी टूर किए हैं क्या मुख्तलिफ मुल्कों के, कि वहाँ पे जो चूंकि इन्वायरमेंट टूरिज्म फ्रेंडली है और लोग घूमने आए हुए हैं, तो लोग हैं बहुत अच्छे, वो आपकी हाँ मदद करना भी चाहते हैं। और अगर आप, जैसे हमने कभी चलते हुए कुछ लोग अपनी पूरी पूरी फैमिली की सेल्फी लेना बहुत आसान काम नहीं होती, लोग पूरी पूरी फैमिली की कोशिश कर रहे होते हैं सेल्फी आ जाए, आप उन्हें ऑफर कर दें हम तस्वीर ले दें आपकी, तो बहुत खुश भी होते हैं। और एक ऑफ पूरा कोर्स होते हैं यार, मेरे पास कुछ तस्वीरें हैं, शायद मैंने पोस्ट नहीं की। वहां पर कल्चर ये है यूएस में कि एवरीबडी डू हैव पेट, बड़े जबरदस्त और खूबसूरत किस्म के कुत्ते हैं उनके, और वो सैटरडे संडेज उनको वॉक के लिए लेके जाते हैं मुख्तलिफ पार्क्स में। तो मतलब एक बर्फीन जो जो बर्फानी रिच होता है, बियर होता है, उस टाइप का एक जबरदस्त किस्म का कुत्ता था। आई डजंट नो द एग्जैक्टली ब्रीड, उसकी ब्रीड क्या है। तो मैंने एक लेडी को रिक्वेस्ट किया कि योर डॉग लुक्स वेरी गुड, तो क्या मैं एक तस्वीर ले सकता हूँ। तो शी कंसीडर कि उसके उसके पेट को जो है मतलब बड़ा फ्रेज किया गया है, उसकी बड़ी तारीफ की गई है। तो उसने खुशी से 10-12 तस्वीरें ली, उसने कहा ओके डू दिस वन, डू दिस वन, डू दिस वन। तो लोग खुश होते हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा, आसिफ साहब, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है वो ऐड करना चाहूंगा। वैसे टॉपिक तो दूसरी तरफ जा चुका है, आगे इस क्वेश्चन के बाद दोबारा से इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं वहाँ की खूबसूरती के हवाले से और वहाँ के कल्चर के हवाले से, कि यहाँ पर बिलउमूम अभी आपने जैसे स्टार्ट में बताया, तो बिलउमूम लोग ये समझेंगे कि जी ये आसिफ साहब जो ये बिजनेसमैन है, ये करोड़पति आदमी है, इनके पास पैसा बहुत ज्यादा है, इसलिए इनको आसानी से वीजा जो है वो लग गया। मेरे जैसा आदमी या यहाँ पर मिडिल क्लास लोग जो हैं, जो 15-20 हजार मंथली अर्न करते हैं, लेकिन जेन्युइनली जो टूरिस्ट है, मैं हूँ, मतलब लोकल टूरिज्म मैंने बहुत ज्यादा किया है। लोकल टूरिज्म चूंकि अफोर्ड करना आसान है, उसमें कोई वीजा प्रोसेस नहीं है, आप आसानी से, मैं यहाँ पर वैसे भी टूरिस्ट लेके जाता हूँ, तो लोकल टूरिज्म की है, शौक है टूरिज्म का। मेरी यार तरह जो बिलाल दूसरे भाई, लोग हैं जिनकी अर्निंग, जी बात ये है, कैसे जी उन अमेरिकन को और कैनेडियंस को कैसे पता चलेगा कि मैं करोड़पति हूँ। मैंने तो कोई अपने प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स नहीं साथ लगाए, एक बात। और ये आपको एक बात बताऊं कि अगर कोई बंदा 70-80 लाख रुपया अपने अकाउंट में बैलेंस शो करता है और वो ही इज ट्राइंग टू अप्लाई द वीजा, इट्स अ नेगेटिव पॉइंट। तो उसमें वो जी फंस जी सकता है, यानी मुश्किलात में आ सकता है कि भी ये कोई ऐसा आदमी है जो जो मनी लॉन्ड्रर है, या उसके पास इतना पैसा है, वो जस्टिफाइड नहीं है। वो आपसे आपकी बैंक स्टेटमेंट कीप इन माइंड, किसी मुल्क का भी आप वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो वो सिर्फ ये देखते हैं कि उसने जितने दिन रहना है, क्या उसके पास उतने फंड्स हैं उस टूर टूर को जो है अफोर्ड करने के लिए। तो ज्यादा पैसे शो करना ये कोई अच्छी बात नहीं है, और उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं और आपका वीजा रिफ्यूजल हो सकता है, ये मेरी राय है। तो ठीक है। बात ये रही है कि एक करोड़पति आदमी है, तो जो वीजा दे रहे हैं उसको कुछ मतलब नहीं है।
तीसरी बात यह है कि जब आप यूएस आते हैं, जिस फ्लाइट में आते हैं और जिस तरह के लोगों को आप देखते हैं, उन्हें वीजा मिल गए हैं और जो जिस तरीके से वो रह रहे हैं या उनका वो स्टेटस होता है, बहुत बहुत इकोनॉमिकल लोग होते हैं। तो जो कंट्रीज हैं वो आपकी फाइनेंशियल हैसियत पे आपको वीजा नहीं देती हैं। वो मतलब एक जो अप्लाई करता है उस उनमें से वो सॉर्ट करते हैं और उसको वीजा दे देते हैं। आप मुझे बताइए, आपका टूरिज्म का शौक है, तो एक कॉमन आदमी जब वो एवरीबडी लव टू गो टू यूएस एंड कनाडा एंड यूरोप, लेकिन उन्होंने अप्लाई कितनी दफा किया है? यार क्या फीस है, $70 फीस है टू अप्लाई फॉर यूरोप। $70 कितने पैसे होते हैं? आई बिलीव 10,000 12,000 रुपया होता है। तो जो बिल्कुल लोग कहते हैं वो नहीं मिलता, वह हमेशा वो वीजा नहीं मिलता, लेकिन उनसे पूछा जाए कि भाई आपने कितनी दफा अप्लाई किया है, तो लाइफ टाइम उन्होंने एक दफा भी अप्लाई नहीं किया। तो यार ठीक हो वीजे गया। मिलते हैं भाई, आपके 10,000 आपके पास है, 20,000 आपकी आमदन है, 30 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वीजा मिलता है। बट मेन इंपॉर्टेंट बात है कि क्या आपके पास कुछ सेविंग्स हैं जिससे आप उस टूर को स्पॉन्सर कर सकें, अफोर्ड कर सकें। दिस इज इम्पोर्टेंट, दैट्स इट, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक हो गया जी। मुदस्सर साहब आगे प्रोग्राम को बढ़ाइए। यार मुदस्सर, आप पूछ रहे थे तो मैं आपको बता दूं कि मैं कुछ दिन न्यूयॉर्क इधर रहा हूँ, वाशिंगटन। देन आई वेंट टू वर्जीनिया। कुछ लोग मेरे वर्जीनिया में दोस्त थे, मैं वर्जीनिया में रहा हूँ, फॉल्स चर्च। उसके बाद मैंने वहां से, यहाँ पर एक बहुत अच्छी लग्जरी बस सर्विस है जिसे कहते हैं ग्रे हॉन्ट से मैंने हाँ, ऑनलाइन टिकट बुक की और बस के जरिए मैं चला गया न्यूयॉर्क। 4.5 घंटे की वो राइड थी। तो न्यूयॉर्क चला गया, न्यूयॉर्क में मैं कुछ दिन रहा और उसके बाद न्यूयॉर्क के करीब एक सिटी है 3-4 घंटे पे, मोंटिसेलो। तो मोंटिसेलो चला गया, वहां पर मेरे एक दो जानने वाले थे। उसके बाद वहां से मैं वापस न्यूयॉर्क आया। न्यूयॉर्क से मैंने फ्लाइट ली और मैं टेक्सास चला गया। 3.5 घंटे की फ्लाइट थी वो। और टेक्सास चला गया, टेक्सास में है डेलस। तो डेलिस आ बिल्कुल। गया। और डेलिस के साथ एक बिल्कुल उसका नेबर सिटी है, लाइक पिंडी इस्लामाबाद, इट्स अ फोर्ट वर्थ। तो अभी मैं फोर्ट वर्थ में हूँ। एंड फोर्ट वर्थ का जो एरिया है इसे कहते हैं यूलिस। सही। तो अब आप इस वक्त साउथ ऑफ यूएस में हैं और बिल्कुल। आप ये जो है, मैं हूँ इसके बॉर्डर के ऊपर। यार क्या इसको, मैक्सिको मैक्सिको। बॉर्डर के ऊपर। जी बिल्कुल। तो आपने मैक्सिको बॉर्डर पे सदर्न वॉल का जो है वो मुशाहिदा किया कि आप वहां तक नहीं पहुंचे? नहीं, अभी तो मैं नहीं गया हूँ, अभी तो मैं इधर डेलस सिटी में हूँ। पिछले 4-5 दिन से कुछ दोस्त हैं, उनके साथ घूम फिर रहा हूँ। अभी यहाँ से मेरा ठीक है। इरादा है कि नेक्स्ट वीक हम थोड़ा सा इर्द गिर्द जाएंगे घूमने, और उसके बाद आई हैव प्लान टू ट्रेवल मिशिगन। मेरा एक बचपन का दोस्त है, स्टडी फ्रेंड इन मिशिगन। तो आई हैव प्लान टू गो देयर इन मिशिगन एज वेल। अब आप इस वक्त जो है आपने ईस्टर्न स्टेट्स में से निकल के अब आप जो है वो शायद साउथ से होते वेस्ट की तरफ जाएंगे। तो जी कोई इरादा एग्जैक्टली। आपका सैन फ्रांसिस्को पे और जो है उस तरफ जाने का, सैन फ्रांसिस्को जाने का और वहाँ पे सिटी देखने, आप आईटी की यार सैन फ्रांसिस्को जो है वो गैम्बलिंग के लिए बड़ी फेमस है, यू नो, गैम्बलिंग जोन है। आईटी सिटी तो ऑफ कोर्स है, बट मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है वहां पर जाने का। तो जहां जहां मुझे दोस्त मिल रहे हैं, फ्री खाना मिल रहा है, फ्री रोटी मिल रही है, तो वहां पर मैं ज्यादा दिलचस्पी है मेरी। ठीक है। ये भी एक बहुत अच्छा फैक्टर जो है वो आसिफ ने इसको टच कर लिया कि हम जब टूर बनाते हैं तो हमें ये बाहर वाले लोग हैं, ये एक्चुअली हमारा मेरा भी एक्सपीरियंस है और आसिफ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, ये बहुत ज्यादा जो है ना खुश होते हैं आपके आने से और आपको बिल्कुल। घुमाने में और आपके ऊपर खर्चा करने में और आपको जो है अपने पास साथ रखने में जो है उनको कोई ज्यादा तकलीफ नहीं होती। बस हमें ये समझने की जरूरत है कि अगर कोई पाकिस्तान या सऊदी अरब आ जाए ना तो हम जिस तरह शेखों की तरह खर्च कर सकते हैं और वो कर सकते हैं, अमेरिकन और जो यूरोपियन है ना उनकी जेबें जरा टाइट होती हैं, टैक्स दे दे के उनका हचर निकला हुआ होता है, लेकिन वो बहुत आपको खुशी के साथ जो है वेलकम करते हैं अगर आप ज्यादा तो ना डालें। यार अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही है। जी जी, प्लीज गो अहेड।
आसिफ साहब, क्योंकि पाकिस्तान में वो पॉलिटिकली काफी सारी एक्टिविटीज होती हैं, तो आप वक्ती तौर पर यूएस में हैं, वहां पर प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस जो हैं वो ऑलमोस्ट 2 से 3 दिन बाद हैं शायद, तो वहां जी के कल्चर के हवाले से और वहां पर जो सोशल वैल्यूज हैं, जैसे क्या वहां पर इलेक्शन की धूमधाम वैसी है जैसे पाकिस्तान में होती है, या उसमें कुछ फर्क है, कुछ डिफरेंसेस हैं? अगर हैं तो हमें बताइएगा। नहीं जी, नहीं, कोई नहीं है यहाँ पर। मेरी आदत क्या होती है कि मैं अगर किसी मॉल में जाता हूँ या किसी जगह पर जाता हूँ तो मैं लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ। मैं उनसे पूछता जी हूँ कि भाई इलेक्शन हो रहे हैं तो आपका क्या ख्याल है, कौन जीतेगा, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैंने दो ठीक तीन है। लोगों से कल पूछा था, मैंने कहा भी इलेक्शन हो रहे हैं तो व्हाट यू से, तो उन्होंने कहा डजेंट मैटर, आई डोंट केयर कौन जीतेगा ठीक क्या होगा, यहाँ पर किसी को परवाह ही नहीं है, फिक्र ही नहीं है, पता ही नहीं, ठीक हो गया। यू नो। तो यहाँ पर पाकिस्तान वाला कल्चर नहीं है। इलेक्शन हो रहा है तो जिस तरह ईद का समय है और पता नहीं लोग जो हैं किस तरीके से, मैं थोड़ा सा आपको ये बाहर का व्यू दे देता हूँ। जी जी। अभी मॉर्निंग का टाइम मेरा ख्याल है अभी अभी गुजरा है, या अभी मॉर्निंग चल रही है शायद। भाई अभी मेरे पास सुबह के सिर्फ 10 बजे हैं। ठीक हो गया। ये पता नहीं मेरे कैमरे को क्या हुआ। मेरे ख्याल में बैक पैक करने की कोशिश तो नहीं की आपने? ऐसा ही कुछ किया है मैंने। अच्छा चले, हमें ठीक हाँ, है, ये मैं आप आपको साथ थोड़ा व्यूज सा शेयर दिखा कीजिएगा। देता हूँ। जी। वैसे आसिफ, इस वक्त मेरा ख्याल है कि सर्दी जो है वो आ ही जाती होगी, क्योंकि कनाडा तो माइनस में चलना शुरू हो चुका है। भाई यहाँ पर ये जो स्टेट है ना, इनकी टेक्सास स्टेट है, ये हाँ गर्म स्टेट समझी जाती है। यानी ठीक। मिशिगन में वो जो मेरा दोस्त है वो कहता है हमारे पास बर्फबारी शुरू हो गई है। वर्जीनिया में जो फ्रेंड है उससे मेरी बात हुई तो उसने कहा कि बस 1-2 दिन में जो है स्नोफॉल शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है परसों से पिछले 2-3 दिन बारिश होती रही है और बहुत टेम्परेचर जो था वो 3 सेल्सियस तक गिर गया था। तो ठीक है। आज जो है, आज भी आउटसाइड अभी मैं बाहर निकला हूं तो टेम्परेचर है 7-8 सेल्सियस। तो घरों के अंदर जो है बाय डिफॉल्ट जो है वो हीटर्स चलते हैं। सेंट्रल हीटिंग सिस्टम होता है यहाँ पर। तो घरों के अंदर तो बिल्कुल मालूम नहीं पड़ता, मॉल्स के अंदर, गाड़ी के अंदर, जिस तरह हम अरब कंट्रीज में होते हैं तो गर्मी सर्दी का कोई अंदाजा नहीं होता, तो उसी तरीके से। लेकिन आप इमेजिन कर सकते हैं हमारे पास दिसंबर में जाके टेम्परेचर 3-4 सेल्सियस पे आता है, तो अभी यहाँ पर बाहर टेम्परेचर 3-4 सेल्सियस है। इफ यू विल चेक इन डैलस टेम्परेचर तो आई बिलीव आपको मिलेगा 4-5। तो सर्दी तो है बिल्कुल। सही सही ठीक। सही। तो प्रोग्राम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए हमने अमेरिका की भी काफी सारी बातें की, वहाँ के वीजा के हवाले से भी और लोगों के रवैयों के हवाले से भी आपने बताया। तो आपने तकरीबन 25 ममालिक जो है उनका टूर किया, तो आपने सबसे ज्यादा मेहमान नवाज ओवरऑल जितने भी ममालिक का टूर आपने किया है उनमें से बेहतरीन कौम के हवाले से, कौमी रवैयों के हवाले से कौन सी कौम का आप देखते हैं कि फलां कौम जो है उनके रवैये जो है स्पेशली टूरिस्ट के साथ, फॉरेनर्स के साथ जो वो आइडियल है? यार जब मैं यूरोप गया था तो आई बिलीव कि 15-16 कंट्रीज मैंने घूमी है। फ्राम स्पेन, हम लोग स्पेन में थे, बार्सिलोना, देन हम चले गए पेरिस, पेरिस फ्रांस से हम चले गए एम्स्टर्डम, और वहां जी से जी। नॉर्वे, ओस्लो से हम लोग होते हुए चले गए स्वीडन, स्टॉकहोम, और वहां से फिर हम बर्लिन आ गए, बर्लिन से स्विट्जरलैंड चले गए, फिर इटली सेट्रा। हमने काफी दिन वहां पर गुजारे। तो कुछ कंट्रीज तो ऐसे थी जो इंटरेक्शन में ज्यादा अच्छी नहीं है, बट इससे मैटर ये भी करता है कि वो लोग इंग्लिश में कितने कंफर्टेबल हैं। एज एग्जांपल स्पेनिश, जो स्पेन के लोग हैं वो इंग्लिश नहीं बोलते हैं, दे डोंट लाइक इंग्लिश। आप उन्हें थैंक यू वेलकम भी कहोगे तो वो ऐसे बिहेव करते हैं कि जैसे पता नहीं आपने उन्हें क्या कह दिया। दे डू नॉट अंडरस्टैंड, वो अपनी जुबान बोलते हैं, उसी में ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं। तो हमारी जो इंटरेक्शन लोगों से है वो जाहिर है, हमें तो इंग्लिश ही आती थी, जी तो जी। वो स्पेन में तो अच्छी नहीं रही है। हमें 1-2 लोगों से रास्ता पूछना पड़ा तो उन्होंने अच्छे तरीके से उस तरह बिहेव नहीं किया, शायद वो इंग्लिश जानते नहीं थे या वो बात नहीं करना चाहते, तो आई हैव नो आइडिया। तो ठीक है। घूमते घमाते अब अगर मैं उसको समराइज करूं तो मुझे लगा मुझे ज्यादा मजा आया जर्मनी में, बर्लिन में लोगों के साथ। जो जर्मन लोग थे, एक टैक्सी वाला था सारा दिन हमारे साथ, तो उसने ठीक बहुत है। अच्छे से इंटरेक्ट किया। हम कोशिश ये करते थे कि हम टूरिस्ट हैं तो हम सारा दिन उसका दिमाग खाएं।
तो हम उससे पूछें कि भाई हिटलर ने क्या किया तुम लोगों के साथ, तो मैं ज्यादा हिस्ट्री का स्टूडेंट नहीं हूँ, तो मुझे लगता था कि जो हिटलर है वो जर्मन्स का हीरो है। तो ठीक मुझे है। उस टैक्सी वाले से बात करके पता चला द जर्मन्स जिस बंदे को सबसे ज्यादा नफरत करते हैं वो हिटलर है। और ठीक है। उनके जो म्यूजियम है, यहाँ पर म्यूजियम है, उन्होंने बहुत सारे, वहां पर एक म्यूजियम है मैडम तसाओ, मुदस्सर जानता होगा, इंग्लैंड में भी उसका एक डिस्प्ले है। वहां पर वो आपको भी मालूम होगा, वो मोम के जो लोग बना के रखते हैं, बेनजीर का भी जी मुजस्मा या वो शाहरुख का, इट जी लुक्स जी। लाइक रियल पीपल, वो बिल्कुल रियल लोग होते हैं। तो उन्होंने जो हिटलर का मुजस्मा बना के रखा हुआ है वो जेल में रखा है, यानी उसके आगे सलाखें लगाई हुई हैं और लिखा हुआ है यू कैन नॉट टेक पिक्चर। तो मुझे वहां जाके पता चला कि जो हिटलर हैं वो सबसे ज्यादा नफरत करते हैं, जो जर्मन हैं वो हिटलर से। ठीक है। और फिर उस बंदे से हमारी सारा दिन इंटरेक्शन रही, इट इज अ वेरी गुड। फिर उसने हमें ऑफर किया, उसने कहा अच्छा मैं जहाँ जिस म्यूजियम में या जिस टूरिस्ट पॉइंट पे आप जाओगे, घूमोगे, पिक्चर लोगे, तो जो वेटिंग टाइम है मैं आपको चार्ज नहीं करूंगा। तो इट ठीक वाज अ है। गुड जेस्चर। और सेकेंडली जो जर्मनी है वो पूरे यूरोप में सस्ता है, यानी 200 ml की जो पानी की छोटी बोतल है जो हमें जो नॉर्वे में 5 यूरो की मिल रही थी, वो 1 यूरो की थी इन बर्लिन। ठीक है। तो खाने पीने के हवाले से, टूरिस्ट एक्टिविटीज के हवाले से, लोगों के इखलाक के हवाले से, तो हमें जर्मनी मतलब मजा आया वहां पर। दूसरी बात यह है कि कुछ चीजें हैरानगी वाली ये थी कि यूरोप के बहुत सारे मुल्क, एज एग्जांपल फ्रांस, तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा तादाद ऐसे लोगों की मिलती है जो इंग्लिश नहीं जानते हैं लेकिन अरेबिक है, अरबी जानते हैं। आप उनसे अरेबिक बोले तो वो आपसे बड़ा जबरदस्त इंटरेक्ट करते हैं। तो हम टैक्सी ढूंढ रहे थे, तो हम प्रेफर कर रहे थे कि हमें कोई ऐसा टैक्सी वाला मिले, 1-2 दिन हमारे साथ रहे, जो इंग्लिश जानता हो, तो हम जिससे इंग्लिश में बात करें वो कोई कहे हम नहीं जानते हैं इंग्लिश। तो मेरे साथ एक दोस्त था, वो कहता है वल्लाह मुश्किल कतीर। तो वो सारे आगे कहते यू नो अरेबिक, कहा हाँ हम सऊदी अरेबिया रहे हुए हैं। तो वो सारे जो है हमसे अरेबिक में बात कर रहे थे, उनमें से ज्यादातर लोग थे इराक के। ठीक तो हो हमें गया। फिर बाद में पता चला कि जिस तरह हम लोगों पे हुक्मरानी की है बरतानिया ने, तो जी जी। इसी तरीके से जो इराक और ये जो इस टाइप के अरब कंट्रीज हैं, इसके ऊपर बहुत साल हुक्मरानी की है फ्रांस ने। तो ठीक हो जिस गया। तरह यूके में बहुत सारा पाकिस्तानी और इंडियन जाके आबाद हो गया, क्योंकि जी वहां जी। पर उनका इंटरेक्शन आना जाना वैसे ज्यादा था, तो इसी तरीके से फ्रांस में बहुत सारे अरब लोग जो हैं वो नेटिव तो अरब हैं, बाद में वो मतलब उनकी औलादें और ये और वो सारा कुछ, यानी वो अरब लोग आपको बहुत सारे फ्रांस में मिलते हैं, जो अरबिक अरबिक वहाँ की सेकंड लैंग्वेज कंसीडर की जाती है। तो ठीक इस हो तरीके से हमें मतलब चीजों का अंदाजा नहीं था, फिर हमें पता चला कि यार ये लैंग्वेज मैटर करती है। ठीक हो गया। उसके बाद अभी चलें आपके तजर्बात के हवाले से, आपने बताया कि जर्मनी में आपका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा और अरबिक लैंग्वेज के हवाले से फ्रांस में भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा और स्पेशली लैंग्वेज के हवाले से ही आपका स्पेन में बुरा एक्सपीरियंस रहा। तो अब लोगों के रवैयों के हवाले से और टूरिज्म के हवाले से आप पाकिस्तान को दूसरी दुनिया के साथ किस तरह से कंपेयर करते हैं? डेफिनेटली हम इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, फैसिलिटीज के हवाले से भी बहुत पीछे हैं, लेकिन लोगों के रवैयों के हवाले से उसमें हमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, उसमें हमें बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है कि रोड्स बनेंगे। लोगों के रवैयों को आप किस तरह से कंपेयर करते हैं? और दूसरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके हवाले से भी हमें थोड़ा सा बताइएगा। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, रवैये पाकिस्तानियों के भी बुरे नहीं हैं। मेरे जी कुछ जी। दोस्त थे, मुदस्सर जानता है कि हम लोग बहुत अरसा सऊदी अरेबिया की मुख्तलिफ फर्म्स में काम करते रहे हैं, जहां पर हमारे साथ इंडियंस और मल्टी नेशनलिटीज काम करती थी। बहुत सारे सऊदीज किसी न किसी हवाले से पाकिस्तान आते थे। इंडियंस और ख़ास करके सिख लोग जो हैं वो उनके जो रिलीजियस पॉइंट्स हैं उनके लिए वो पाकिस्तान आते जाते हैं। तो अगर कोई भी आता है तो वो पाकिस्तान तारीफ करता है, फ्रेज करता है, वो कहता है वो बहुत मेहमान नवाज हैं, बहुत बात करने में अच्छे हैं, इंटरेक्शन में अच्छे हैं। तो मैं कहता हूँ कि रवैयों में तो पाकिस्तानी इटसेल्फ अच्छे हैं, आपस में एक दूसरे से जो है वो ईगो रख के बात करके झगड़ा करते हैं, लेकिन फॉरेन नेशनल्स के साथ जो है वो ये लोग अच्छे हैं। पाकिस्तानी चाइनीज कोई आ जाए पाकिस्तान में तो दे आर सेइंग ओ वेरी गुड। तो हमने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, लोगों से सुना है। एज एग्जाम्पल आप हैं गुजरात से हैं, अगर आपको पता चले यार ये बंदा टर्किश है या यूएस का रहने वाला है या वो वहाँ का नेटिव है, तो वो जी जी। आपसे मिले तो आप उसे चाय भी ऑफर करेंगे, आप उसे कहेंगे, आपके पास जितने भी कम पैसे हों आप उसे खाना भी खिलाएंगे। बिल्कुल।
तो इन जनरली पाकिस्तानी मेहमान नवाज हैं, और हु एवर फॉरनर, स्पेशली जर्मन्स। मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं जहां पर कुछ लेडीज, जर्मन खवातीन बाइकर्स जो हैं वो कुछ अरसा पाकिस्तान में रही और उन्होंने वहां पर जाके डॉक्यूमेंट्रीज बनाई कि यार नॉर्थ से लेके ईस्ट तक उन्होंने बाइक पे पाकिस्तान पूरा ट्रेवल किया है। तो वो कहते हैं कि लोग चार्ज ही नहीं करते हैं। शी वेंट टू पेशावर, तो उसने वहां से जहां से भी जो चीज लेती थी तो कोई उससे पैसे नहीं लेता था। तो उसने कहा कि मैं आई वाज सरप्राइज कि क्यों लोग मेरे से पैसे नहीं लेते हैं। तो इस तरह के मेहमान नवाज लोग इन कंट्रीज में तो नहीं है। यानी हु एवर यू आर, यू हैव टू पे एंड गेट एवरीथिंग। तो यहाँ पर तो वो मेहमान नवाजी नहीं है। मैं तो समझता हूँ पाकिस्तानी ज्यादा मेहमान नवाज है, रवैयों में, बात करने में, इखलाक में ज्यादा बेहतर है। बाकी रही यहाँ पर बात, तो मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ, मेरा दोस्त है अभी वो 10:30 मुझे पिकअप करने आ जाएगा आफ्टर 10 मिनट्स, तो मैं आमतौर पर उसके ऑफिस चला जाता हूँ। फिर हमने दोपहर में लंच के लिए किसी मॉल जाना हो, आगे पीछे जाना हो, तो मैं तो बात करता हूँ जो साथ वाली टेबल पे बैठी होती है बंदा या बंदी, उससे पूछता हूँ हाउस यू ब्रो, एवरीथिंग इज गुड। तो मैं उससे पूछता हूँ, मुझे कहती है कहाँ से हो, मैंने कहा गैस करो मैं कहाँ से हूँ। यू मस्ट बी सम एशियन। तो मैं उनसे पूछता हूँ डू यू नो वेयर इज पाकिस्तान, तो उन्हें पता ही नहीं है कि पाकिस्तान कहाँ। आप समझते होंगे कि शायद वो पाकिस्तान को बुरा अच्छा समझते हैं। भाई बुरा अच्छा तो तब समझेंगे ना जब उन्हें पता होगा कि कहाँ हो तुम लोग। तो उन्हें तो मालूम ही नहीं है उनके सामने। आसिफ की ये बात जो है मैं इसको सेकंड करता हूँ कि मैं एक कॉन्फ्रेंस में था, जो अभी कॉन्फ्रेंस हो रही थी लास्ट ईयर सितंबर और अगस्त सितंबर में कनाडा में, मॉन्ट्रियल में। तो वहाँ लोगों को नहीं पता कि आप कहाँ हैं, कौन है। या वहाँ की जो नेशनल जो कौम है ना, वो बहुत उनका मायोपिक व्यू है। वो सुबह से लेके शाम तक जीते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सो जाते हैं। उन्हें नहीं पता दुनिया में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। सर दूसरी बात ये है कि हम तीसरे बर्रे आज़म में बैठे हुए हैं। यानी मेरे पास टेक्सास से अगर डायरेक्ट फ्लाइट हो फ्रॉम टेक्सास टू लाहौर, 27 घंटे की फ्लाइट है। 27 आवर्स जहाज उड़ेगा तो फिर आप पहुंचोगे। और आप ये देखो, आपके पास रात है, मेरे पास दिन है। तो यानी आपके पास, हाँ, आपके पास 2 घंटों में डेट चेंज हो जाएगी, तो मैं अभी पिछली डेट में हूँ। तो बात यह है कि हम बहुत दूर बैठे हुए हैं, वी आर सो फार। लोगों को मैप के ऊपर भी नहीं पता हम कहाँ पर है। तो इसलिए अच्छा बुरा होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। पीपल डू नॉट नो अबाउट यू। उन्हें नहीं मालूम नवाज शरीफ कौन है, इमरान खान कौन है, तुम कौन हो, पाकिस्तान किधर है। नोबडी। आई सेड टू समवन डू यू नो दुबई, या आई नो बट आई डोंट नो वेयर इट इज, बट आई हेard अबाउट दुबई। थोड़ा बहुत लोग सिर्फ दुबई को जानते हैं। ऐसा ही है। मैंने कहा बिलाल, आपके रवैयों का ये है कि पाकिस्तान में आमतौर पे जो मैं समझता हूँ जनरल चैलेंज है, जो शायद आप लोग, कि अभी ये फैमिली आउटिंग के लिए उस तरह सेफ नहीं हुआ, या फैमिली आउटिंग इसके इंफ्रास्ट्रक्चर उसको सपोर्ट नहीं करती। जैसे आसिफ तो खैर वहाँ घूम रहा है अकेला, लेकिन मेरा ज्यादातर जो भी मेरी इंटरनेशनल ट्रैवलिंग आउटिंग के लिए मैं हमेशा फैमिली के साथ गया हूँ। तो अगर मैं होटल में हूँ, क्योंकि मैं आमतौर पे वर्क फ्रॉम होम कर रहा होता हूँ और आईटी का ताल्लुक है, तो अक्सर ऐसा होता है कि मैं टूर पर होता हूँ, कॉल आ जाती है, तो मैं कॉल रिसीव कर लेता हूँ, चलो यार कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद उतर जाएंगे। तो या फिर ये है कि मैं कॉन्फ्रेंस में था, तो मैं सारा दिन कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, सुबह 9 बजे गया, रात को 6:30-7 बजे आया, उनके साथ डिनर कर रहा हूँ। तो मुझे ये पीछे परेशानी नहीं होती थी कि ये कहाँ घूम रहे हैं, किस टैक्सी में घूम रहे हैं, किस बार में घूम रहे हैं, कहाँ इनका चलना है। ये जरा सा अभी पाकिस्तान को इस पर काम करने की बहुत शदीद जरूरत है कि हमें इस इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना है। आसिफ की इस बात से मैं मुकम्मल एग्री हूँ। अगर आप हमारे पाकिस्तान जो लोग आ रहे हैं बाहर के, वो हमेशा पाकिस्तान की तारीफ करते हैं, और बहुत वीडियोज हैं जहाँ पे उन्होंने पाकिस्तानियों से पैसे भी नहीं लिए। लेकिन क्या ये इनका जो हमारा नॉर्दर्न एरियाज में जो जनरल हमारा बिहेवियर है, क्या वो पाकिस्तानियों के साथ भी ऐसा है? ये शायद आप लोग बेहतर बता सकें। जैसे मैं ये कहता हूँ कि भाई हम अगर जैसे अभी आसिफ का है मलेशिया या इस तरह, वहाँ पे एक जनरल इन्वायरमेंट है। पाकिस्तान में जो चैलेंज है वो शायद ये कि जनरल इन्वायरमेंट गियर्ड अप नहीं है टुवर्ड्स क्या कहते हैं वेकेशन प्लानिंग के। यार मुदस्सिर, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं। कुछ लोग कहते हैं नंबर ऑफ पॉइंट्स वो गिनते हैं कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, फिर टूरिज्म ग्रो करेगा। मैं कहता हूं
हमारे नॉर्दर्न एरियाज स्वात और ये मानसेरा नौशहरा इस तरह के ये जितने हमारे पास ये जो हैं चित्राल वित्राल ये जितने एरियाज हैं ना, ये जिस तरीके से हैं कुछ डेवलप मत करो। यानी ये बिल्कुल टूटी फूटी सड़कें, उनके ऊपर जीप्स जा रही हैं, गोरे पसंद करते हैं। वो बिल्कुल साफ सुथरी सड़कों से गुजर के वो आते हैं तो वो उनके मुल्क में ऑलरेडी है, तो वो एडवेंचर को पसंद करते हैं। वो बैकपैक्स उन्होंने बिल्कुल बैकपैक्स पहने हों और वो टूटे फूटे रास्तों से पहाड़ों पे चढ़ रहे हों तो ये उन्हें पसंद है। आपको क्या करने की जरूरत है, जहां पर सिर्फ एक काम कर लो, सिर्फ एक काम, रवैये मत बदलो। रवैये हमारे बिल्कुल ठीक है, हम फॉरेनर से प्यार करते हैं, उनको रिस्पेक्ट करते हैं, उनको चूना नहीं लगाते हैं, उनको अच्छा फूड देते हैं, उनके लिए हम मतलब टेररिस्ट नहीं है, उनको इनसिक्योरिटी नहीं है यार ये हमें डाकू चोरी कर लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक है। सिर्फ एक चीज यार, ये जो हमने गंद फेंका हुआ है ना अपने पहाड़ों और सड़कों के इर्द गिर्द जो गंदा किया हुआ है, ये बहुत शेमफुल है। बस इसको आप मैनेज कर लें। एक तो गंद फैलाएं ना, और दूसरा गवर्नमेंट जहां जहां पर प्रॉपर उसको डस्टबिन लगा दें, वहां से गार्बेज कलेक्ट करे। कुछ मत करे। जो टूटी रोड है उसे टूटी रहने दे, जहां पर पत्थर पड़े हैं पत्थर पड़े रहने दें, वो टाइम के साथ चीजें खुद ब खुद होती जाएंगी। बस कूड़ा करकट और ये जो गार्बेज है ना, इसको कर लें। ये बड़ी नफरत और बड़ी एक बुरा जो जेस्चर है ना ये देती है। मेरा सिर्फ ये पॉइंट। आसिफ ने ऐसी बात कर दी कि यानी कि अब हम वो एक डिस्कशन में, लास्ट ईयर में वो कनाडा में था, तो मेरी सबसे छोटी वाली है, उसका पहला टूर था मुझसे बाहर, तो उसने कोई चीज ना फेंकने की कोशिश की। मैंने कहा इसको जेब में रखो, तुम मुझे $50 का फाइन करवाओगी। तो वो एक जनरल बिहेवियर है। और वाकई आसिफ, जैसे अभी हमारे कुछ रिश्तेदार हैं, उनका कहना है कि हमें पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज में जाना है। पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में नंबर 2 पर है एडवेंचर वेकेशंस के लिए और एडवेंचर आउटिंग के लिए और सेहत के लिए। अब ये मैंने कहा ये फैमिलीज की गेट अप नहीं है, लेकिन एडवेंचर के लिए बहुत जबरदस्त है। आम लोगों का तासुर पता क्या है? आम लोग ये सोचते हैं कि नॉर्दर्न एरियाज में अगर हम बड़े अच्छे होटल्स, बड़े अच्छे रेस्टोरेंट्स बना देंगे तो शायद टूरिज्म ग्रो करेगा। भाई होटल, रेस्टोरेंट, अच्छे कमरे जो हैं वो इनके पास हमसे बहुत ज्यादा हैं। वो दे डू नॉट लाइक, इन्हें पसंद है टूटी हुई झोंपड़ियों में रहना, कैंप्स लगाना, ऐसी अजीब जगहों के ऊपर जाके रात को जो है वो बोनफायर करना, ये इनको पसंद है। बस ये चीजें सेटअप हो जाएं कि ये आपके एयरपोर्ट से निकले सफाई के साथ, आपके ऊपर जाएं और फिर इनको सब चीजें हो। बाकी हमारा अच्छा, इसमें मैं लोगों को कहता हूँ कि 2018 में हम मलेशिया गए। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, लोग शायद इसको वो कहें, मलेशिया का वेदर यार, आप 15 मिनट बाहर खड़े नहीं हो सकते, इतनी गर्मी। पाकिस्तान में उससे ज्यादा अच्छी खूबसूरत जगह। पाकिस्तान का वेदर जो है उसकी तो आप एग्जाम्पल दें, जिस वक्त आप मार्च अप्रैल इट्स अमेजिंग। लेकिन सिर्फ ये है कि हम गेड अप नहीं है, हम उनको सपोर्ट नहीं कर रहे कि वो लोग आए। वरना वहां पे उन्होंने क्या किया, पहाड़ी के दरमियान एक मोटरसाइकिल चल रही है, वो बंदा बहुत खुश है आपको आके के लेके जाएगा, अपनी जेब से कराएगा। और हमने बस यहाँ पे ये चीजें हम कर देना थोड़ा सा, तो मेरा ख्याल है मुदस्सिर जी आसिफ। हाँ जी मुदस्सिर, मेरे पास 3 मिनट्स हैं, मेरा ख्याल है वो बाहर आ गया है, वो मुझे कॉल बैक कर रहे हैं, तो आई हैव टू गो। इफ देयर इज एनीथिंग वी कैन कवर अप इन 3 मिनट्स एंड दैट वुड बी ओके। शुक्रिया आसिफ, बहुत बहुत आपका, आपने अपने वक्त में से, इतने कीमती वक्त में से टाइम निकाला। हम यार कोई कीमती वक्त नहीं है, मैं आई हैव एडवाइस, आप ये कर सकते हैं, आप इस प्रोग्राम को जो है वो जिस टाइम शेड्यूल से आप लोग ऑन एयर करना चाहते हैं कीजिए, और आप ये कर सकते हैं कि इसका एक फॉलो अप प्रोग्राम कर सकते हैं। इफ पीपल आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड वी हैव टू आंसर, तो हम नेक्स्ट वीक या आफ्टर कुछ दिनों में इसका एक फॉलो अप प्रोग्राम कर सकते हैं। इफ देयर इज एनी प्रोग्राम करते हैं, इसमें कोशिश आप ये कीजिएगा, आप जरा कहीं घूमते हुए होइएगा तो हम आई वुड बी अवेलेबल, सराउंडिंग्स भी देखेंगे आपकी। और बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ, हेलो इंशाल्लाह मुलाकात होती है। बिलाल जी यार आप आ गए हो? जी तो सबसे पहले तो शुक्रिया जनाब आसिफ सईद साहब का कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। वो डेफिनेटली 2 माह के एक छोटे से टूर पे अमेरिका में मौजूद हैं, और यकीनन आज के प्रोग्राम से हमने काफी सारी चीजों के बारे में जो मिथ्स हैं स्पेशली पाकिस्तानी सोसाइटी में,
कि अमेरिकन वीज़ा या यूरोपियन वीज़ा जो है उसमें जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उसके हवाले से आसिफ साहब ने हमें बड़े अच्छे तरीके से आगाह किया, बड़े अच्छे तरीके से गाइड किया कि मोस्टली लोग जो हैं वो सोच तो रहे होते हैं कि जी बड़ी मुश्किल है या लगता नहीं है या पॉसिबल नहीं है या एयरपोर्ट्स पर डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, वहाँ पर बड़ी सख्त किस्म की इमिग्रेशन है। उसके हवाले से आसिफ भाई ने हमें बड़े अच्छे तरीके से आगाह किया, हम उस पर उनके शुक्रगुज़ार हैं। और तो नाज़रीन इंशाल्लाह इस प्रोग्राम के हवाले से जो आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, आप लोग की जो मुश्किलात हैं, जो आप सोचते हैं कि आपको वीज़ा में किन चीज़ों की ज़रूरत है, या इस प्रोग्राम के दौरान जो क्वेश्चंस आपके ज़हन में आए हैं वो आप हमारी इस लाइव वीडियो के नीचे अपने क्वेश्चंस ड्रॉप कर दें। इंशाल्लाह इस प्रोग्राम का एक फॉलो अप प्रोग्राम करेंगे, दोबारा से आसिफ सईद साहब को हम अपने साथ लेंगे, तो वो क्वेश्चन जो आप लोग छोड़ेंगे वो हम इनसे दोहराएंगे, इनसे पूछेंगे, उसके बारे में इनकी रहनुमाई लेंगे। तो मैं आसिफ सईद साहब का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमें नवाजा, और स्पेशली मुदस्सर भाई का कि उन्होंने आज मेरे साथ को होस्टिंग की, और मेरे काफी सारी मुश्किलात जो हैं मैं वेल प्रिपेयर्ड भी नहीं था, वो गुज़श्ता फैमिली इश्यूज की वजह से काफी सारा मसरूफ भी था। तो मुदस्सर भाई आपका भी शुक्रिया, और आसिफ सईद साहब आपका भी शुक्रिया जी। तो नाजरीन इंशाल्लाह अगले हफ्ते दोबारा मिलते हैं पाक सरजमीन के साथ। मोहम्मद बिलाल को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।